भारत माता की। आज थक गए होंगे लग रहा है दिन भर। हर थके नहीं। ये भारत माता की। वंदे वंदे मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। विश्व मांगल्य सभा के तत्वाधान में आयोजित मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम में मंच पर आसीन जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती को समर्पित किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, अखिल भारतीय मार्गदर्शक विश्व मांगल्य सभा आदरणीय डॉक्टर प्रशांत हरतालकर जी, अभी जिनको हम सब लोगों ने कम आ रही है, अभी जिनका सुंदर उद्बोधन आपने यहाँ पर सुना और पिछले लगभग 2 दशक उनको होने वाले हैं, लगातार हमारी मातृशक्ति के बीच में काम करने वाली अखिल भारतीय संगठन मंत्री विश्व मांगल्य सभा डॉक्टर वृषाली जोशी जी, जनप्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग अखिल भारतीय संयोजिका डॉक्टर अनुराधा यादव जी, गीता जी और पूजा जी, अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री, और आज जिनको यहाँ पर सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनसे प्रेरणा लेने के लिए जिन 7 मातृशक्ति को यहाँ पर सम्मानित किया गया, ऐसे हमारी मातृशक्ति और अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाली आई हुई सभी हमारी बहनें, जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न जैसे महापौर जी बैठी हैं हमारी अनीता जी, और ऐसे सभी आए हुए। मैं आपका नाम लूं तो बहुत सारे, फिर जिसका छूट जाएगा वो कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया। इसलिए वो कहते हैं ना, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी हमारी सभी बहनें, मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि प्रदेश के कोने कोने से आप सब यहाँ पर पधारे हैं और आज प्रातः काल से ही कार्यक्रम चल रहा है और हमारे मेडिकल कॉलेज के, ओएनजीसी के और कई संस्थान यहाँ पर जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो मुझे क्षमा करेंगे। ऐसे आए हुए सभी हमारे छात्र छात्राएं, भविष्य के कर्णधार, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए, जिसके कारण से आप ने बहुत कुछ यहाँ पर नई बातें सीखने को मिली होंगी और कुछ बातें आप जानते होंगे पहले से, आपके व्यवहार में भी आती होंगी, लेकिन उनको फिर से अगर कहीं थोड़ा सा उसमें कुछ डेंट हो गया होगा तो यहाँ पर जो है आज पूरा उसमें पेंट हो गया अच्छे से। और मुझे ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में, चूंकि मैं कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था इसमें, मुझे अभी परसों ही बताया कि जो है आपको भी इसमें रहना है, तो अब ऐसा अवसर था कि इतनी सारी हमारी बहनें पूरे प्रदेश से आ रही हैं, अनेक स्थानों से आ रही है और आप सबसे मिलना है, तो मेरे मन में भी बहुत उत्सुकता थी कि आप सबके बीच में जरूर आऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर, और ये जानकर बहुत मुझे प्रसन्नता भी हो रही है कि इसके माध्यम से जो हमारी नारी शक्ति है, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी सामाजिक कार्यकर्ती हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और उन सभी के साथ आज यहाँ पर एक संवाद स्थापित किया गया है। मुझे लगता है कि संवाद में आप सब लोगों ने
बहुत सारी बातें अपनी तरफ से भी कही होंगी और यहाँ से भी बहुत सारे, और बड़ा जिनका अनुभव है। अच्छा होता कि मैं भी प्रशांत जी को यहाँ पर सुनता अभी, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जितना उनका अनुभव है पूरे देश और दुनिया के अंदर गए हैं और बहुत सारे बातें, बहुत सारा अनुभव हमको उनके अनुभव से मिल जाता। और इस प्रकार के आयोजन हमारे समाज और राष्ट्र के विकास में जो हमारी मातृशक्ति है उनकी भूमिका को और सशक्त बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। भविष्य के कर्णधारों के लिए एक बड़ा मार्ग तैयार करने का काम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा जो पहली शिक्षा होती है, पहली शिक्षा और पहला संस्कार, पहली शिक्षा और पहला संस्कार देने का काम शिक्षक से पहले कोई करता है तो वो कौन करता है? तो इतनी कम आवाज क्यों निकल रही है? तो मां करती है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, व्यवहारिक रूप से भी समझने की दिशा में। और भारतीय संस्कृति में माता का जो स्थान है वो हमेशा से सबसे ऊंचा माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समम प्रिया। यानी कि माता के समान कोई छाया नहीं है। यानी कि माया, चाहे वो बच्चा कितना भी परेशान होगा, अगर अपनी माँ की गोद में आ जाएगा, अपना सर रख देगा आंचल में, और तो उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में माँ का वो स्थान होता है। और माता के समान कोई सहारा नहीं होता है, माता के समान कोई रक्षक भी नहीं है, माता के समान कोई प्रिय भी नहीं है, और न ही माता के समान कोई गुरु होता है। माँ जो सिखा सकती है कोई नहीं सिखा सकता। माँ केवल हमारी जननी नहीं होती है, बल्कि हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमारे संस्कार का निर्माण करती है, और जीवन के मूल्यों को आकार प्रदान करने वाली सच में मार्गदर्शक होती है, जो व्यवहारिक रूप से, प्यार से, दुलार से, हर प्रकार से अपने पुत्र को, पुत्री को, सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। और मातृशक्ति ही परिवार की धुरी होती है, परिवार ही समाज का मुख्य घटक होता है। मातृशक्ति और परिवार के महत्व को रेखांकित करने का जो प्रयास इस प्रकार के दुनिया में बहुत सारे संगठन चलते हैं। मैं ये बात भी आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को भी मुझे लगता है अधिकांश लोगों को ये पहला अनुभव होगा, इस बार इस प्रकार का पहला अनुभव होगा, पहली बार ही आए हैं ना। बहुत सारे संगठन चलते हैं जो बोर्ड भी मांगते हैं, जो कुछ और भी करते हैं, रैलियां भी करते हैं, सम्मेलन भी करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य काम करते हैं, लेकिन ऐसा काम किसी ने किया? आगे की दूरदृष्टि कि कैसे परिवार बनेगा, परिवार से कैसे समाज बनेगा, समाज से कैसे राष्ट्र बनेगा, उस दिशा में विश्व मांगल्य सभा के द्वारा जो निरंतर प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास बहुत सुंदर है, बहुत सराहनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसके लिए मैं विश्व मांगल्य सभा के बिरसाली जी को, पूजा जी को और हमारे आदरणीय प्रशांत जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और उससे जुड़ी हुई समस्त मातृशक्ति को, जिन्होंने इस भव्य आयोजन को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित किया, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक घटनाओं में माता द्वारा दिए गए जो संस्कार हैं उनका अद्वितीय महत्व है। चाहे हमारे आदर्श प्रभु श्री राम को उनकी माता कौशल्या जी के द्वारा जो जीवन में संस्कार दिए गए, उनके जीवन को ले लीजिए,
किस प्रकार से उन्होंने धर्म, सत्य और कर्तव्य का मार्ग अपनाया, और उनके माता के संस्कारों के बिना ये संभव नहीं था। देखिए, जिन भगवान राम को राज सिंहासन मिलना था, राज तिलक होना था, और उसी समय उनको जो है ये कह दिया जाता है कि अब आपको 14 साल के वनवास पर जाना है। ये उनकी मां के ही संस्कार थे जो उनको रघुकुल में सिखाए गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उन्होंने हंसते हंसते, जितना उनके चेहरे पर तेज था, वो तेज 1000 गुना बढ़ गया त्रेता युग में उस समय, और वो हंसते हंसते वन को चले गए। ये मां के ही संस्कार थे, और उनको जो उनका पालन पोषण किया गया, उनको नैतिकता दी गई, धर्म सिखाया गया, साहस के गुण विकसित किए गए। इसलिए भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हुए। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन में उनकी माता यशोदा जी के द्वारा जो संस्कार दिए गए, जो उनका मार्गदर्शन किया गया, उसका विशेष महत्व रहा। और उनके संस्कारों के कारण कृष्ण के व्यक्तित्व को आकार दिया, और धर्म और न्याय और करुणा के मार्ग पर उनको चलना सिखाया। और ये शिक्षाएं कृष्ण के व्यक्तित्व को आकार देने के लिए बहुत निर्णायक सिद्ध हुई। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी के बारे में हम सब जानते हैं, उनकी माता जीजाबाई का जो योगदान रहा। अभी वैशाली जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया वहां का भी, कि पुत्र से जब मां कोई अपेक्षा करती है तो पुत्र वैसा बन जाता है। और वो जीजाबाई के ही संस्कार थे कि शिवाजी एक महान योद्धा बन गए। और आप में से जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो शिवाजी और शासन करके एक दवे जी ने, जो हमारे जिनका स्वर्गवास हो गया था मध्य प्रदेश के, उन्होंने किताब लिखी है शिवाजी और शासन, तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी पुस्तक शिवाजी के शासन के बारे में, उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने लिखी है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि माता द्वारा दिए गए संस्कार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उसकी नींव बनते हैं, फाउंडेशन बनते हैं। क्योंकि बचपन में जो सिखाया जाता है वो पूरे जीवन भर काम आता है। बाद में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं अपने जीवन में जो अनुभव करता हूं, जो हमने बचपन में 1, 2, 3, 4 तक तो थोड़ा बहुत छोटा बच्चा ही होता है, लेकिन कक्षा 5 में आ जाता है, 6 में आ जाता है, 7 में आ जाता है, 8 में आ जाता है, और हद से 9-10 तक वो जितना सीख जाता है, उसके बाद उसका आकार, उसका व्यक्तित्व विस्तार लेता है, लेकिन उसका शेप पहले ही बन जाता है। उसी शेप में बढ़ोतरी होती रहती है। एक फाउंडेशन बनने का काम वो बचपन में करती हैं, और उस फाउंडेशन को, उसको मजबूत नींव देने का काम कोई कर सकता है तो मां ही कर सकती है, और मां ही करती है। मैंने स्वयं भी, चूंकि अपनी मां से जो मुझे बचपन में जो संस्कार मिले, वही संस्कार, शिक्षा और मूल्यों का मेरे जीवन में भी जो प्रभाव पड़ा, जो मैं आज राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो भी काम कर पा रहा हूं, अनुशासन जो सीखा मैंने, वो सेना के साथ में, चूंकि मेरे पिताजी फौज में थे, तो उसके कारण से सीखा कि चाहे कितना भी आपके कठिनाई हो, कितनी भी आपको मुसीबत हो, कोई भी चुनौती हो, लेकिन जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के लिए एक पल भी डिगना नहीं है, एक पल भी हटना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना है, उन सब चीजों को पीछे छोड़ना है। चाहे रात में 2 बजे 3 बजे सो, 5 बजे दोबारा उठना है तो उठ के फिर खड़े हो जाना है, हर तरह से फिट होके। तो ये संस्कार और ये जो अनुशासन है, नियम है, अपना उनका पालन करना है, ये सब माता पिता से मिलते हैं। और आज के समय में जिस प्रकार से माता पिता
के बीच बातचीत और व्यवहार में जो बहुत खुलापन आया है और बहुत बात करते हैं। अभी गीता जी अभी प्रभाकर के बारे में, बेटे के बारे में बता रही थी यहां से। इनसे बहुत डरता है वो, मेरे से बिल्कुल नहीं डरता है, सच बता रहा हूं। जबकि मैं शाम को 6-7 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूं। कभी कभी मैं 10-11 बजे आता हूं तो मेरा इंतजार करता है कि मैं आऊंगा और हाथ पकड़ के जबरदस्ती कहेगा ये खा लो, जबरदस्ती। कल भी कर रहा था वो आपने देखा होगा। कल मैंने उसको रोका आपके साथ, जबकि 10-10:30 बज चुका था। मैं आपके साथ बैठा था क्योंकि मैं फिर रात में खाना नहीं खाता हूं लेट में। तो ऐसे बहुत सारे काम करता है, ऐसे पकड़ के चलो चलो बाहर चलो, यहां देखो देखो मैंने क्या करा है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। मैं बताऊं तो, क्योंकि आपने दिन भर आज बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, मैं थोड़ा उससे अलग ले जा रहा हूं आपको। बहुत आपने मतलब काफी सारी बातें जो आपको करनी है वो सीख ली है। कुछ बातें ऐसी मैं कर रहा हूं जो पहले पुराने समय में होती थी। अब हमको, मैं बाहर पढ़ने गया तो एक फीस सुनिश्चित कर दी गई कि तुम्हें ये फीस मिलेगी 1 महीने की। इसी में तुम्हारे को हॉस्टल का भी, अपनी मेस का भी देना है पैसा। इसी में अपने जो हम टेम्पू में बैठ के जाते थे इधर से उधर, उसका देना है। और कपड़े का प्रेस होना है, उसका भी देना है। और नाश्ता, चूंकि जो हॉस्टल में रहे होंगे, आप तो रही हैं बीनू जी ना, तो वो हॉस्टल में नाश्ता नहीं मिलता सवेरे का, केवल दिन का लंच होगा और रात का डिनर का, दो ही टाइम का खाना होता है। वो ब्रेकफास्ट खुद ही करना होता है, तो ब्रेकफास्ट के भी पैसे होते थे। तो हमने कभी भी, जब भी घर आते थे तो हम फीस जो है, मैंने अपने पिताजी से कभी नहीं मांगी। और जब भी रखते थे तो वो माताजी को देते थे और माताजी मुझे देते थे। हम इतनी बात ही नहीं करते थे, बातचीत नहीं होती थी। और आजकल तो माता पिता को एक दोस्त की तरह बच्चे समझते हैं। बहुत खुलापन आया है और कोई भी बात आजकल लोग माता से कहना हो, पिता से कहना हो, बहुत सहजता से कह पाते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एक और कहानी है। मैंने एक दिन अभी राजभवन में एक मेरे लिए एक छोटी बेटी ने किताब लिखी, 21-22 साल की लड़की है, छोटी सी संभावनापन। उसने किताब लिख दी और मैं बहुत संकोच कर रहा था कि मेरे ऊपर किताब लिखी है और मैं वहां जाऊंगा तो सब लोग मेरी ही प्रशंसा करेंगे, तो मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था। आदरणीय प्रशांत जी, भाई साहब, मैं नहीं जाना चाह रहा था। उसने बहुत, वो जब किताब लिखने के लिए आई शुरू में, तो मुझे लगा ये छोटी सी बच्ची है, अब इसको मैं मना क्या करूं, इसका दिल नहीं दुखाता हूं। मैंने कहा लिख लो तुम्हें जो लिखना हो। तो उसने कहा नहीं, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कई बार। मैंने कहा ज्यादा मेरे पास समय नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा अब याद भी नहीं है। वो मुझे याद तो सब है, लेकिन अब मैं कितना टाइम कहाँ, मैंने कहा कौन माथा पच्ची करेगा कि रोज मैं इसको बताऊंगा कि मैं कौन से रूम में रहता था, कितने में पढ़ता था, कहाँ गया, किस में पढ़ा, क्या करा, क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो मैं बहुत, मुझे ऐसा लग रहा था। खैर उसने जो है, एक बार मैं मिला उससे और मुश्किल से 10 या 15 मिनट, और उस बच्ची ने बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत करने के बाद उसने मेरे जो है, इनसे, गीता जी से कई बार मिली, माता जी से कई बार गांव में जाके मिली, और जहां मैं पैदा हुआ वहां जाकर मिली। मैं सागर मध्य प्रदेश में मैंने पढ़ाई करी 3 साल, वो वहां जाकर मिली। लखनऊ में जो मेरे साथ हॉस्टल में जो लोग रहते थे उन सबको ढूंढ लिया उसने। मेरे कक्षा 9-10th के जो बच्चे थे जिनके साथ मैंने पढ़ा था, उन सबसे मिलके आई। उसके बाद उसने वो किताब लिख दी। तो और जब फिर वो किताब लिख दी उसने, 1 साल से घूमती रही हो कि इसका विमोचन करवा दीजिए, विमोचन करवा दीजिए। अब मैंने कहा क्या अपनी किताब का विमोचन करना है। वो बिकने भी लग गई किताब और मैं उसका विमोचन टालता रहा। तो उसने एक बार क्या करा, सब लोगों के पास, वो सबसे पहले गई है माननीय राज्यपाल महोदय के पास, उनसे उसने समय ले लिया, हमें नहीं बताया। और समय लेने के बाद उसने चिदानंद स्वामी जी महाराज जी से, उनसे ले लिया, प्रमोद कृष्णम जी से ले लिया, सभी बड़े लोगों से यहाँ के उसने समय ले लिया। और 2 दिन पहले मुझे राजभवन से फोन आता राज्यपाल महोदय का कि हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं।
और मैं उस दिन नैनीताल था, मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए, अब क्या करूं, लेकिन मुझे लगा कि अब नहीं जाऊंगा तो इसका फिर से जो है ये थोड़ा हतोत्साहित हो सकती है। खैर मैं गया तो मैंने उस दिन बताया कि मैं बचपन में कैसा होता था, जब आज तो इतनी सारी सुविधाएं हो गई। आप लोगों ने तो हमसे भी कठिन समय देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, हेमा दीदी बैठी हैं, अन्य लोग बैठे हैं, बहुत देखा होगा और आपने भी देखा होगा, लेकिन उधर थोड़ा मैदान में अलग है, पहाड़ में थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम कम से कम मुझे लगता है कि 10 घंटे से 12 घंटे पैदल चल के अपने मामा के घर जाते थे। मैं 5 साल का रहा हूं, 4.5 साल का, पीछे 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 पीछे, हाँ 10-12 घंटे पैदल चलना पड़ता था मामा के घर जाने के लिए अपने। मैं उनके पीछे 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 जा रहा था। तो एक जगह जो है छोटा सा वो आ गई, गाड़ आ गई। गाड़ माने क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब उसको? नहीं, बैलगाड़ी नहीं, गाड़, छोटी वाली जो नाले से थोड़ा बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं गाड़। मतलब गधेरा तो रुका रहता है, उसमें पानी रुका रहता है, इसमें चलता रहता है गाड़ में। नहर से थोड़ा छोटी, हाँ कैनाल जैसी बोलते हैं, छोटी कैनाल। उसको आज के नए स्वरूप में कहा जाए तो छोटी कैनाल। आप लोगों को थोड़ा मेरा विषय तो अच्छा थोड़ा अलग लग रहा है ना पहले से? उन बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर आ रहा है तो आवाज क्यों कम आ रही है? आ रहा है समझ में? अच्छा चलो बहुत अच्छा। उधर आ रहा है? तो मैं जा रहा हूं पीछे 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 पीछे। अब वो पहले के समय में क्या है कि ये जो आजकल छोटे बच्चों के बाल काट देते हैं ना, तो हमारे बाल नहीं काटते थे, हमारी चोटी बनती थी पहले। फिर बाल जब काटे जाते थे तो उसका भी एक संस्कार होता था, कर्ण भेदन का भी संस्कार होता था। वो जनेऊ आजकल तो पहनते नहीं, मैं तो बचपन से जनेऊ पहनता हूं, तो जनेऊ संस्कार भी होता था हमारे यहाँ, अन्नप्राशन भी होता था, कई संस्कार। तो अब बाल बांध रखे थे, ऐसा नहीं लगता था कि लड़का है कि लड़की है, समझ में भी नहीं आता था कई बार। छोटे बच्चों में ना ये समझ में नहीं है। जयपाल जी आप, हाँ तो बड़े बड़े बाल थे। तो फिर वो अब वो माता जी आगे आगे जा रही, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। पीछे से जैसे गाय के पीछे बच्चे नहीं जाते, बछड़े छोटे छोटे बच्चियां जाती है ना, बच्चियां, वैसे दौड़ रहा हूं। तो एक जगह वो गधेरा जहां पर आया, वो गाड़ आई, तो पत्थर उत्थर थे बीच में, माता जी फटाफट कूद गई। अब वो समय तो अब ये 70-72 साल की हैं, तो उस समय उनकी उम्र रही होगी 20-22 साल। तो मैं तो बहुत छोटा था, 4 साल का। तो मैंने भी कूद मारी। जैसे ही मैंने कूद मारी तो मैं घर से गिरा उसमें पत्थर में, और मेरे यहाँ पर अभी भी घाव है ना, ये घाव उसी का है सब सर में। और उस समय फिर कुछ नहीं, उन्होंने अपनी धोती फाड़ी और धोती फाड़ के मेरे सर को ऐसे बांध दिया, और कोई दवाई नहीं चली, उसी से ठीक हो गया। और ये घाव लेकिन हमेशा के लिए आ गया ये। तो उस समय में इस प्रकार का वो होता था, एक लगाव था कि अब ऐसा भी नहीं था कि माँ के बिना उस समय रह नहीं पाते, लेकिन अब वो पीछे पीछे जाना था कि माँ जा रही तो हम भी जा रहे हैं। तो ऐसे अलग कुछ रिश्ता होता था, और हम छोटी छोटी बात भी अपनी माँ से बहुत सहजता से कह सकते थे। और हमारे पहले के समय में संयुक्त परिवार में रहने का एक अलग अनुभव होता था। घर में दादा हैं, दादी हैं, ताऊ हैं, चाचा है, चाची है, ताई हैं, सब भाई बहन एक साथ रहते थे। और घर में संस्कार, परंपराएं, आपसी सहयोग की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होती थी। अच्छा एक चीज और, अब मुझे लगा देर मुझे ज्यादा हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को अब मुझे पता ही नहीं था कि इतने लोग मिलोगे, तो ऐसी बात मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पर। एक बात मुझे और याद है, जैसे उधर भिटोली देते हैं लड़की को, रोटी देने जाते हैं ना चैत के महीने में। क्या तू बताओ दीपा, क्या बोलते हैं आजकल? हाँ कल।
तो भिटौली, तो अब वो पहले क्या था, हमने ऐसा देखा कि घर में ना प्रशांत जी ऐसे कि घर में भाई साहब जो है अब चूंकि वो भिटौली आती थी तो सब आसपास के लोगों को भी जो है उसमें से खिलाया जाता था, और वो देने वाले भी कई लोग आते थे, तो एक जगह से या कभी कोई और कुछ हो गया, मायके वाले आ गए, ज्यादा आ गए, तो सबके घरों में ना ज्यादा बर्तन नहीं होते थे। तो आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।